आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो सीटेन संख्या होती है ये किसके लिए उसकी गुणवत्ता का पहचान करने के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीटेन संख्या जो होती है किसकी गुणवत्ता पहचान करती है, ये हो जाएगी डीजल की। और यदि यहीं पर बोला होता कि जो ऑक्टेन संख्या है वह किसकी गुणवत्ता बताती है, तो वो बताती है पेट्रोल की। इन दोनों को याद रखिएगा, अगर ऑक्टेन संख्या जो होगी वो पेट्रोल की बनाएगी और जो सीटेन संख्या होगी वो किसकी बताएगी, डीजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो परमाणु या जिसको हम कहते हैं एटम, इसका भाग नहीं होता है। तो देखिए, कोई भी एटम होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये फोटॉन नहीं पाया जाता है उसमें। फोटॉन किस में पाया जाता है, ये जो होती है प्रकाश, ये जो होते हैं लाइट जो होते हैं उसमें ये एक कण होते हैं जो फोटॉन के रूप में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोटॉन, ये अलग हो जाएगा। और जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगर इसमें चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होती है, ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक, और प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड। तो ये सारी बातें इनसे रिलेटेड आप लोग जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके जो नाभिक होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। जो नाभिक है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो नाभिक जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसकी नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसका रिलेशन किससे हो जाएगा, अभिविन्यास से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिविन्यास से है किसका, चुंबकीय क्वांटम संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। जो वाटर होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको प्यूरिफाई, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो ओजोन होते हैं वे, और क्लोरामीन या क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही जो जल होते हैं इसको जीवाणु मुक्त करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है, द्रव्यमान संख्या का हम लोग काउंट कैसे करते हैं, जो प्रोटॉन होती है वो संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है इसमें 2 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो जो परमाणु होते हैं उनमें जो कक्षा होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उनको भरने का जो ऑर्डर होता है उसको कौन से नियम के अनुसार भरा जाता है, अपबाऊ सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फिर से, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणविक भार कितना होता है।
परमाणु भार देखिए वही है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसका योग होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं 10 और न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं 12, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 22। तो 22 क्या आ जाएगा, इसकी परमाणविक भार या फिर द्रव्यमान संख्या कह दो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर परमाणु में नाभिक होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कौन सा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। जो रासायनिक समीकरण दिया होता है जिसमें इस साइड होते हैं अभिकारक होते हैं और एक साइड होता है उत्पाद पक्ष, तो दोनों में जो किसकी संख्या समान होती है, तो उसमें जो परमाणु की संख्या होती है उसको समान किया जाता है। ठीक, किसकी संख्या को, परमाणु की संख्या को समान किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो किसी भी जो तत्व होती है उसकी जो द्रव्यमान संख्या हम लोग निकालते हैं, तो उस परमाणविक भार को, द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, AMU से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कोई भी एलिमेंट है उसके जो गुण होते हैं उसको कौन दिखाता है, तो वह दिखाएगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ही किसी भी तत्व की जो उसकी गुणवत्ता होती है उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है ये पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, यूनिट ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या होती है, तो Fe2O3 ये हो गया। अब Fe में क्या होता है, 3 आयन प्लस के होते हैं और ऑक्सीजन में क्या होता है, -2, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की जो संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर ऑक्सीजन में पूछा रहता तो ऑक्सीजन के लिए कितना होता, -2 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक ऋण प्रतिकर्ण युग्म है, तो एक प्रतिकर्ण युग्म कौन सा है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक उसका अपोजिट होना चाहिए नेगेटिव, तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल करते हैं, प्रतिकर्ण युग्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है, यानी कि सबसे ऐसा छोटा चीज है जो कि और विभाजित नहीं कर सकते, वह कौन सा है, तो हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि देखिए परमाणु को भी विभाजित नहीं कर सकता, अणु को भी और मिश्रण को भी। नेक्स्ट है, कोई भी यहाँ में विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, जो जल होता है उसका वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। दो परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक तो होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जब कोई भी चीज़ अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, तो हम लोग वापस से उसको दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में अगर हम चेंज कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अपने एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है तो वापस से वो अपनी प्रारंभिक रूप में नहीं आ सकती, तो उसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन, जब जल जो होगी उसको गर्म करते हैं तो वो वाष्प
अगर उसमें आप ढक्कन रख देंगे तो क्या हो जाएगी, वाष्प बनकर अगर ऊपर उठेगी तो उस ढक्कन में एकत्रित हो जाती है। और जब पानी जो हम लोग ठंडा करने लगते हैं तो पानी जब ठंडी हो जाती है तो वही वाष्प क्या हो जाती है, फिर से जल में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जल से वाष्प में भी परिवर्तन कर सकते हैं, फिर वाष्प से जल में। तो ये क्या हो जाएगी, भौतिक परिवर्तन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रिज्म है उसमें से कोई प्रकाश गुजरती है 7 वाइट कलर की, तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो वही वापस से दूसरे साइड से आप लोग देखोगे तो 7 रंग जो हो जाएगी वो प्रिज्म से गुजरेगी, तो दूसरे साइड हमें क्या मिलेगी, श्वेत प्रकाश मिलेगी। यानी कि ये तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या लिखा है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। कोई भी सब्जी है आप उसको पका देते हैं तो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, यानी कि पक जाती है, उबल जाती है। तो वापस से उबली हुई चीज़ों को आप फिर से उसकी ठोस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। तीसरा, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। कोई मिट्टी है आप उसको पानी में मिलाकर मिक्सचर बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अगर फिर से उसको सुखा देंगे तो फिर से मिट्टी बन जाती है, यानी कि इसका चेंज तो हो रहा है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। नमक का पानी में घुलना। नमक जो होता है उसको पानी में आप घोल देंगे तो वो घुल जाती है, लेकिन वापस से पानी को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे तो हमें नमक मिल जाता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। यहाँ पर क्या पूछा गया था, रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा हो जाएगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा है धोने का सोडा। धावन सोडा किसे कहा जाता है, तो ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो बना सोडा वाटर वो कैसा होता है। कोई भी वाटर है आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो सोडा वाटर बनेगा वो किस तरीके की होगी। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट है, इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। तो उसमें जो बुलबुला बनता है वो किसके कारण बनता है, ये बुलबुला जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। आप लोग सभी देखे होंगे जब इनो को पानी में डाला जाता है तो तुरंत ही उसमें बुलबुला बनने लगता है और वाइट कलर का यहाँ पर दिखता है और बुलबुला ऊपर आने लगता है। तो वो जो बुलबुला बनता है वो किसके कारण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहती है जिसके कारण बुलबुला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और कारण वाला दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है इसमें, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है। यानी कि ये बोल रहा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो उस समय पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक, दूसरा लिखा है कि उच्चतम तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ये इसका कारण बता रहा है कि उच्चतर तापमानों पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो तीव्र क्यों होती है, उसका कारण बता रहे हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो उच्चतम तापमानों पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो तेज हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी तेज हो जाती है, तो ये सही है। दूसरा, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, यानी कि आणविक गति तेजी से हो जाती है, जल्दी जल्दी गति करती है, जिसके कारण उसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर भी तेज हो जाती है। यानी कि कथन और कारण तो दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो एकदम सही बताया है कि इसी कारण से ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। ठीक। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और न्यूटन ने तो 3 नियम दिया था न्यूटन की गति का, और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। इतनी चीज़ें आप याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा? तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसमें आपको यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ऑक्सीजन देखने को मिला। नाइट्रिक एसिड NO3, NO2, इसमें भी आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिला, लेकिन HCl में कोई भी ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा। खाने का सोडा किसे कहा जाता है? धावन सोडा किसको कहा जाता है? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धोने का सोडा या धावन सोडा। और जो खाने का सोडा होता है वो किसको कहा जाता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ये होता है खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु कण नहीं है? तो देखिए, न्यूट्रॉन तो होता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ड्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक। तो ये हो जाएगा, ये नहीं होता, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, मैंने आपको डिफरेंस बताया था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। हवा में चांदी जो होती है, चांदी के बर्तन क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। तो ये एक क्या हो गया? ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरा, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि मोमबत्ती जल रही तो मोमबत्ती तो खत्म हो रही है ना। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक। दूध से दही बनना, दूध से एक बार अगर दही बन गया तो अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये क्या है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और पानी में चीनी का घुलना, ये देखिए, पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, ये क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि देखिए, कोई भी ठोस है, अब उससे सीधा वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको यहाँ कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। वाष्पीकरण किसे कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है जो जल है उसको गर्म करने पर अगर वो वाष्प बन जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। हिमीकरण किसे कहा जाता है? जल का ठोस के रूप में, ये बर्फ होता है, ठोस जो जल होता है उसका ठोस क्या होता है? बर्फ। तो ये क्या हो जाएगा? हिमीकरण हो जाएगा। पिघलना क्या हो जाएगा? बर्फ से जल में परिवर्तित होना, पिघलना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, एक विशिष्टता दी हुई और दूसरी साइड उसकी कट दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पर जो जीरो मास यानी कि शून्य द्रव्यमान शून्य किस में होता है? न्यूट्रिनो में होता है। ठीक। फ्रैक्शनल चार्ज किस में होता है? फ्रैक्शनल चार्ज आपको देखने को मिलेगा क्वार्क में। और फ्रैक्शनल स्पिन आपको किस में देखने को मिलेगा? पॉजिट्रॉन में। और फिर इंटीग्रल स्पिन किस में देखने को मिलेगा? इंटीग्रल स्पिन आपको देखने को मिलेगा फोनॉन में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बैठ रहा है। तो ये देख लीजिए एक बार और, हम लोग यहाँ पर मैच कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। जो शून्य द्रव्यमान होता है, जीरो मास होता है, किस में होता है? न्यूट्रिनो में होता है। फ्रैक्शनल चार्ज
आंशिक आवेश किस में होता है, क्वार्क में होता है। और फ्रैक्शनल स्पिन आंशिक प्रचक्रण किस में होता है, पॉजिट्रॉन में होता है। और इंटीग्रल स्पिन किस में होता है, फोनॉन में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा टाइम ले लीजिए, इसको पढ़िए, समझ के बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। कोई भी विलयन है उसमें विलय को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका विभव जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया हुआ है, इसका कारण नहीं दिया है क्या? हाँ, इसका कारण मिसिंग हो गया। ठीक, देखते हैं, इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही मिसिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो हाइपोविलियन होते हैं इनका जलीय विलयन क्या है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो हाइपोविलियन होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन से हैं। जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, तो यह जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, और सिल्वर आयोडाइड किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड जो होते हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल जो बारिश होती है उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची आपको दी हुई है, यहाँ पर इसको मिलान करना है। तो मैंने देखिए एक चीज़ तो हम लोग मिला ही सकते हैं, कौन सा, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाइपो कौन सा होता है, सोडियम थायोसल्फेट, अभी जस्ट पढ़ा है। कास्टिक सोडा कौन सा हो जाएगा, कास्टिक सोडा की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, कास्टिक सोडा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ठीक, और नीला थोथा कौन सा हो जाता है, कॉपर सल्फेट। ठीक, एक बार और देख लेते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट हो गया, कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बैठ रहा है ना, सही। चलिए, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो क्या है। तो फोटोग्राफी में हमने अभी देखा कि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण का क्या होता है, इस लवण का होता है जल अपघटन। नेक्स्ट है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आयंस वाले यौगिक होते हैं उसके बारे में कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आयनी यौगिक होते हैं वो अल्कोहल में विलय नहीं हो पाते, अविलय होते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्या लिखा है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं होता, ठोस अवस्था में नहीं होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो ओनली ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच एक मूल्यांकन होता है, पीएच सभी को पता होगा, पीएच क्या करता है, किसको मापता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। तो किसको मापता है,
किसी भी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन किससे हम लोग करते हैं? पीएच स्केल से करते हैं। पीएच स्केल यहाँ पर होता है 7, या इधर होता है 7 से ग्रेटर 14 तक, और इधर होता है 7 से कम 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से 14 तक की यहाँ पर होती है पैरामीटर, और जो 7 होता है वो मीड होता है। 7 अगर किसी चीज़ की वैल्यू आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाएगा न्यूट्रल उदासीन, और इस साइड आएगा तो होता है अम्लीय, और इस साइड आता है वो होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रसायन उद्योग जितने भी होते हैं उसमें मूल रासायनिक किसको माना जाता है? ये हो जाएगा H2SO4। इसको अम्लराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 41 नंबर का, यहाँ पर इसको पढ़ना है, फिर कौन कौन सा इसमें से आपको सही लग रहा है उसके बारे में फिर लगाने हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः सोडियम पाक सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कि कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट नहीं, देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा नहीं कहते, धावन सोडा कहा जाता है, धोने का सोडा कहा जाता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो अग्निशामक होते हैं उनमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पाद हेसन क्लेचर संयंत्र में होता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए जल में अधिक विलेय होता, देखिए विरंजक चूर्ण यही वाला गलत है, अधिक विलेय नहीं होता है, सबसे कम विलेय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये तो सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। आप लोग अगर विरंजक चूर्ण को तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। ये तीनों बातें जो 2nd, 3rd और 4th लिखी हुई है ये सही है, और ये जो फर्स्ट है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जल में अधिक विलेय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में हमने देखा है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं, और किस रूप में इसका उपयोग करते हैं? एंटीक्लोर के रूप में। ये क्या काम करता है? एंटीक्लोर काम करता है। नेक्स्ट है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाडी तंत्र होता है? तो कोहरे में क्या होता है? गैस में द्रव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा जो कण होते हैं उसके 2 धन आवेश होते हैं, ठीक, तो किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, क्योंकि हीलियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो अल्फा के 2 धन आवेश किसके बराबर होते हैं? हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको आइसोटोप की परिभाषा। आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को तो सेम रखेंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो द्रव्यमान संख्या भी उस अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। तो क्या होता है? आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या वही रहती, ये चेंज नहीं होती, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? चेंज हो जाती। एक साइड आपको उपचायांक दिया हुआ है, दूसरे साइड उसके तत्व दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ इसको मैच करना है, ठीक। पहला क्या है? यहाँ पर देखिए उपचायांक क्या होगा? 2, और इस साइड उसके तत्व दिए हुए, तो किससे मैच हो रहा है? 2 किसका होता है? ये होता है
कैल्शियम, कैल्शियम का उपचायन कितना होता है, 2 होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका। और बी का क्या हो जाएगा, 3 किसका होता है, 3 जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक। कैल्शियम का तो 2 होता है हमें पता है, और एल्यूमिनियम का भी 3 होता है, ये भी हो गया। अब 4 किसका होता है, 4 यहाँ पर किसका होता है, मैग्नीज का होता है ना, मैग्नीज का होता है। और क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का देखते हैं, मैग्नीज के लिए किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे, तो ऑक्सीजन में -2 होता है, और कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो क्या हो जाएगी 4, तो इसका 4 आ गया। और H2SO4 में S का बच गया, तो S का 6 होता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो समुद्र में अगर देखें, सागर में देखें, तो कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर दिए हुए, फिर कौन सा सही है इसको बताना है। चलिए देखते हैं। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। गलत। देखिए जब परासरण की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में जो विलायक होते हैं वो तनु से सांद्र की ओर जाते हैं, ना कि सांद्र से तनु की, ठीक। तनु से सांद्र की ओर जाएंगे, ये याद रखिएगा। और प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, नहीं, बाह्य दाब नहीं लगाया जाता, ये भी रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।